Hello everyone, welcome back to the channel. I am Priyanshu Gupta, currently a final year MBA student at Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. In this series of video lectures, we are talking about the community medicine. And just a reminder before starting the video, all these video lecture contents are taken up from the standard textbook of community medicine, the K part. अभी तक हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस कर रहे हैं, जिसमें हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का पार्ट कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के पार्ट में भी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मीजल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रुबेला करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा थोड़ी लंबी हो रही है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, पार्क की सारी इन्फॉर्मेशंस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोज़ में हो और कुछ भी मिस आउट ना हो, कोई भी MCQ मिस आउट ना हो, इसलिए थोड़ी सी वीडियोज़ लंबी हो रही हैं। आपको देखने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आप 1.5 या फिर 1.8x पे भी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा वीडियो फ्लुएंट लगेगा। बट आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, इसलिए थोड़ी वीडियो लॉन्ग है, तो प्लीज़ कॉपरेट, ठीक है। तो रुबेला इन्फेक्शन की बात करते हैं। रुबेला इज़ ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। अब रुबेला और मीजल्स में डिफरेंस क्या है, इसको जर्मन मीजल्स क्यों बोल रहे हैं, बस इतना याद रखो। रुबेला इज़ एक्यूट डिसीज ऑफ चाइल्डहुड कॉज्ड बाई RNA वायरस ऑफ टोगा वायरस फैमिली। और रुबेला और मीजल्स में केवल इतना ही अंतर है कि जो है, जो मीजल्स होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन की डिसीज़ होती है, बट वहीं रुबेला जो होती है वो शॉर्ट लास्टिंग होती है, 3 से 4 दिन की डिसीज़ होती है और 3 से 4 दिन में आती है और चली जाती है। अब ये तुम खुद सोचो, कोई डिसीज़ है 3 से 4 दिन है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आती है और चली भी जाती है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में हमें पता भी नहीं चलता, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिसीज़ एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, लिम्फेडिनोपैथी और मैकुलोपैपुलर रैश देखने को मिलता है। अगर इन्फेक्शन अर्ली प्रेगनेंसी में हो रहा है तो ये सीरियस कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स कॉज करते हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे। वही एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, अगर क्वेश्चन आ गया तो हम क्या लिखेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। एजेंट की अगर हमने बात करी है, RNA वायरस होता है, टोगा वायरस फैमिली से होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जब भी हम रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, सब क्लिनिकल दोनों हो सकता है। इस केसेस में सब क्लिनिकल और क्लिनिकल दोनों केसेस होते हैं। इन्फेक्टिविटी की बात करें, मैंने आपको बताया था ट्रिक है, मेरी ट्रिक जो थी ++ वाली, बट यहाँ पे रैश से +7 -7 की ट्रिक लगा सकते हो आप इन्फेक्टिविटी याद करने के लिए। और इसमें बोल रहा है कि इन्फेक्टिविटी जो है रैश आने के बाद बढ़ती है, रैश आने के अगले 1 से 5 दिन तक इन्फेक्टिविटी हाई रहती है। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सीजनल ट्रेंड देखने को मिलता है। अब सीजनल ट्रेंड में हमेशा आप विंटर डाल सकते हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस विंटर में ज़्यादा होते हैं। हम सर्दी, खांसी, जुकाम कब होता है, विंटर्स में होता है, तो सीजनल ट्रेंड देखने को मिलता है विंटर में। और एपिडेमिक साइकिल अगर हम बात करें कि कब कब डिसीज एपिडेमिक में आती है, तो हर 4 से 9 साल में एक बार एपिडेमिक ऑफ द डिसीज देखने को मिलती है, आउटब्रेक देखने को मिलता है। होस्ट की बात करते हैं। होस्ट की बात करें तो ये डिसीज़ इफेक्ट किसको कर रही है, मैंने बताया था कि ये एक्यूट चाइल्डहुड डिसीज़ है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, जैसे इंडिया हो गई, ये सारी हो गई, इनमें क्या है, 3 से 10 साल के उम्र के बच्चों को इफेक्ट कर रही है डिसीज़। और जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है तो उसमें क्या है कि इम्यूनाइजेशन अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, तो डिसीज़ अडेप्ट करती है, तो डिसीज़ अपने आप को अडेप्ट करते हैं, क्या अपना होस्ट को चेंज करती है। तो अब नॉर्मली अगर बच्चे इम्यूनाइज है 3 से 10 साल वाले, तो डिसीज़ क्या करेगी, 14 साल वाले बच्चों को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ में 14 साल के बच्चों को होती है। इम्यूनिटी, एक बार अगर मतलब एक बार डिसीज़ होगी तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है। ट्रांसमिशन सेम, आपको सेम चेपना है, जैसा मैंने बताया था। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाएगा। और अगर ये प्लेसेंटा क्रॉस करता है, किसी प्रेग्नेंट फीमेल को अगर ये डिसीज़ होती है और प्लेसेंटा क्रॉस करता है ये वायरस, तो ये कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम कॉज कराएगा इन न्यूबॉर्न्स। अभी हम पूरे अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम होता क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 वीक का होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है नहीं, क्योंकि 3 दिन की डिसीज़ है, 3 दिन में क्या ही होता है, 2 से 3 दिन में डिसीज़ आती है और चली भी जाती है। इसलिए यहाँ पे बोलता है जो प्रोड्रोमल फेज है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, इतना माइल्ड होता है कि पता भी नहीं चलता। 20 to 50% ऑफ द डिसीज़ एसिम्प्टोमेटिक होती है, आती है और चली जाती है। जो टिपिकल केस होता है वो प्रोड्रोमल लिम्फेडिनोपैथी और रैश के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट प्रोड्रोमल फेज भी आता है, चला जाता है, पता नहीं चलता। लिम्फेडिनोपैथी भी ये बोल रहा है नॉन पैथोग्नोमिक है, और लिम्फेडिनोपैथी होती है जो पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड है, सर्वाइकल लिम्फ नोड है, यहाँ पे स्वेलिंग होती है, बट ये पैथोग्नोमिक नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर लिम्फेडिनोपैथी हो रही है तो ये रुबेला ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट ऑरिकुलर होता है, ऑक्सीपिटल होता है, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है, जो कि जो है 5 से 10 दिन पहले, रैश आने से 10 दिन पहले यहाँ पे तुम्हें लिम्फ नोड एनलार्जमेंट दिखेगा, कुछ डिसीज, कुछ केसेस में, सब में नहीं। अब हम रैश की बात करते हैं, ये रैश कैसा दिखेगा। अगर हम रैश की बात करें तो
रैश आना इज फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिसीज इन चिल्ड्रन, ठीक है। सबसे पहले फेस पे आता है, माइन्यूट पिंकिश मैक्युलोपेपुलर रैश होते हैं, नॉन कॉन्फ्लुएंट होता है। नॉन कॉन्फ्लुएंट क्या होता है? पहली बात तो नॉट कॉन्फ्लुएंट से पहले हमें कॉन्फ्लुएंट पता होना चाहिए। कॉन्फ्लुएंट क्या है? फॉर एग्जांपल ये मान लो तुम्हारा हाथ है और यहाँ पे दो रैश है, एक रैश ये है और एक रैश ये है। अब ये दोनों रैश अगर दूर दूर हैं, एक दूसरे के एजेस दूर दूर हैं, ठीक है, टच नहीं कर रही हैं, ओवरलैप नहीं कर रही हैं, दोनों रैश के एजेस दूर दूर हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्फ्लुएंट। और यहीं अगर ये दूसरा रैश है, जो कि दो रैश था यहाँ पे पहले, लेकिन दो रैश इतने पास आ गए कि उनकी एजेस एक दूसरे के ऊपर सबमर्ज हो गई या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, कॉन्फ्लुएंट कर गई, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंट रैश। ये जो कॉन्फ्लुएंट रैश होता है वो तुम्हें देखने को मिलता है मीजल्स में, और ये जो नॉन कॉन्फ्लुएंट रैश होता है वो तुम्हें देखने को मिलता है रुबेला में, ठीक है। तो कॉन्फ्लुएंट रैश क्या होता है? कॉन्फ्लुएंट रैश इज अ रैश वेयर स्किन लीजन्स और इरप्शन हैव ग्रोन टुगेदर और रन इनटू ईच अदर विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। तो अगर दो रैश या फिर दो लीजन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, रन ओवर कर जाए एक दूसरे के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंट रैश। बट यहाँ पे हमें रुबेला के केसेस में कॉन्फ्लुएंट रैश देखने को नहीं मिलता है। मीजल्स के रैश जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। हम अगर देखेंगे तो लीजन्स या फिर रैश मीजल्स में एक दूसरे के ऊपर सबमर्ज होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंट रैश। तो यहाँ पे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसमें, पूरे इसके डिसीज क्लिनिकल फीचर्स में एक ही चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो ये थी कि रैश जो है नॉन कॉन्फ्लुएंट होता है। इसका फर्स्ट फेज पे आता है। लिम्फेडेनोपैथी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर क्वेश्चन बना रहा है तो डायग्नोसिस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में दे सकते हैं कि हाँ लिम्फेडेनोपैथी है, तो आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि रुबेला, ठीक है। प्लूराइटिक होता है, पूरे के पूरे शरीर में खुजली सी होती है, कंजक्टिवाइटिस और ट्रंक में फैलता है। उसके बाद जब तक कि ये फेस से ट्रंक तक जाता है, अब ये बताओ 3 दिन की डिसीज़ है, बहुत रैपिडली रैश फॉलो थ्रू होता है, फेस से सीधा ट्रंक पे जाता है। बट जब तक ट्रंक पे जाता है तब तक फेस वाला डिसअपियर हो जाता है, और जब तक ट्रंक पे पहुंच पाता है वो पूरा रैश डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि डिसीज ही 3 दिन की है, ठीक है। तो बाय थर्ड डे रैश वैश सब डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और रैश भी अब देखो, ना तो लिम्फेडेनोपैथी इसका वो था पैथोग्नोमिक, और ये इसमें लास्ट लाइन क्या बोला? द रैश इज इनकॉन्स्टेंट फीचर ऑफ द डिसीज, इट इज़ एबसेंट इन 25% ऑफ केसेस। मतलब 25% ऑफ केसेस में तुम्हें रैश तक नहीं मिलेगा। इसलिए कॉन्फ्लुएंट रैश क्या होता है मैंने अभी बता दिया। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एथ्रालजिया, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन और कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। अब रुबेला में सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा एज एग्जामिनर, अगर मैं बनाऊंगा तो रुबेला, कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम पे बनाऊंगा। तो कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम डिस्कस करते हैं। उससे पहले लैब डायग्नोसिस, अगर 3 दिन की डिसीज़ है, अब लैब डायग्नोसिस क्यों करें मुझे नहीं पता, 3 दिन की डिसीज़ है, फिर भी अगर लैब डायग्नोसिस एक सेट पैटर्न होता है करने का, तो लैब डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे? या तो सीरोलॉजी करा लो या तो एलाइजा करा लो। सीरोलॉजी कराने के लिए क्या है? हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट है, जो कि स्टैंडर्ड है, बट कोई कराता नहीं है। स्टैंडर्ड अगर पूछा है तो हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट कराएंगे, लेकिन अगर मोस्ट कॉमनली टेस्ट करते कौन सा है? वो एलाइजा करते हैं। अगर हमें IgM मिल रहा है तो मतलब इन्फेक्शन अभी है, करंट कॉन्करेंट इन्फेक्शन है, और IgG मिल रहा है मतलब पास्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो प्रिवेंशन की बात करें तो रुबेला वैक्सीन अगर हम बात करें, ईच रुबेला वैक्सीन जो होती है, रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन, वो मोर देन 1000 प्लाक फॉर्मिंग यूनिट या फिर 50% सेल कल्चर इन्फेक्शंस डोज कंटेन करती है, ठीक है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे हम रुबेला वैक्सीन को रखते हैं तो 2 से 3 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ होती है। और अगर ये मोनोवैलेंट है, फिर मीजल्स रुबेला कॉम्बिनेशन है, मीजल्स रुबेला कॉम्बिनेशन है, तो इसको हमेशा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, और प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट। इसकी जो एम्बर कलर की वाइल्स होती हैं, ये सनलाइट से बचाने के लिए। देखो एम्बर कलर की वाइल दिख रही है यहाँ पे तुम्हें, ये क्लियर वाइल नहीं है, एम्बर कलर है, ब्राउन कलर वाइल होती है। और जो इसका डाइल्यूट मिलता है, इसका डाइल्यूएंट मिलता है इसके साथ में, इसको फ्रीज कभी भी फ्रीज नहीं करना होता है, हमेशा कोल्ड करो, फ्रीज मत करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये मोनोवेलेंट है आरवैक। अब हम बात करते हैं वही सेम इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करें तो 9th मंथ पे पहला डोज मिलता है रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन डोज 1, और 15 से 24 मंथ पे रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन 2 का डोज तुम दे सकते हो। थोड़ी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन में स्ट्रेन की, तो RA27/3 स्ट्रेन होता है। ये क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन है। स्ट्रेन कौन सा यूज़ होता है? लाइव वैक्सीन होती है, डोज 0.5 ml होता है, सबक्यूटेनियस रूट होता है, और साइड अपर आर्म, राइट अपर आर्म। ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इम्यूनाइजेशन में कोई भी आपको दिक्कत है तो इम्यूनाइजेशन वीडियो आप कंसिडर कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि स्ट्रेन क्या है, टाइप क्या है, डोज क्या है और रूट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब नोट क्या है? नोट ये है कि अगर हम केवल एक रुबेला वैक्सीन का एक डोज दें, अगर 9th मंथ पे भी हम रुबेला का एक डोज दे रहे हैं, तो रुबेला क्या है, मैंने बताया था मीजल्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव डिसीज़ था, बहुत ज़्यादा कंटेजियस था, बट रुबेला 3 दिन की डिसीज़ है और बहुत शॉर्ट लास्टिंग डिसीज़ है और उतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस होती नहीं है।
तो रुबेला का अगर हम एक भी डोज दे रहे हैं तब भी हम रुबेला का एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रुबेला का एक डोज जब हम देते हैं तो हम 95% तक जो है कवरेज कर लेते हैं। इफेक्टिवनेस 1 डोज की 95% होती है अगर हम 9 मंथ में एक ही डोज दे रहे हैं, बट हम 2 डोज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से दे देते हैं। बट एक जनरल पॉइंट है कि रुबेला कम इन्फेक्शन होती है तो एक डोज से भी काम चल जाएगा। दूसरा जनरल रूल क्या है? दूसरा जनरल रूल ये है, जब भी हम किसी भी पेशेंट में लाइव वैक्सीनेशन देते हैं तो लाइव वैक्सीनेशन या तो साथ में दे दो, या तो साथ में नहीं दे रहे हो तो उसको 4 वीक के गैप पे देना होता है। तो ये बोल रहा है कि रुबेला, अगर रुबेला वैक्सीन दे रहे हो, रुबेला की वैक्सीन दे रहे हो और रुबेला के साथ कोई और भी लाइव वैक्सीन देनी है आपको, तो आप दे सकते हो उसी टाइम जब आप रुबेला की वैक्सीन दे रहे हो। बट अगर आपको रुबेला दे दिया है और कोई और लाइव वैक्सीन देनी है तो आपको एटलीस्ट 4 वीक्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, केवल एक वैक्सीन ऐसी है जो आप रुबेला के साथ भी दे सकते हो, या फिर रुबेला, अगर आपने आज रुबेला किसी को दे दी, रुबेला वैक्सीन दे दी, तो आप कल परसों भी इसको दे सकते हो। 4 वीक की वेट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV कैन बी गिवन एनी टाइम। ये इंपॉर्टेंट था, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये नोट था पाक से। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वैक्सीन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सारी की सारी जितनी भी लाइव वैक्सीनेशन की इंडिकेशन होती है वो सारी की सारी इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर लाइव वैक्सीन हम किस में नहीं देते हैं वो आपको पता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लाइव वैक्सीन सेम वही लिखनी है। ब्रेस्ट फीडिंग में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है, और अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में लगा दिए तो ये कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है अबॉर्शन का। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ने गलती से वैक्सीन लगा भी लिए तो अबॉर्शन नहीं करना है, उनको कंटिन्यू करनी है प्रेगनेंसी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रुबेला का है वो है कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम कब होता है? जब मदर को रुबेला इन्फेक्शन हो जाए और रुबेला इन्फेक्शन जो वायरस है वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट करके बच्चे में हो जाए, इसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या है समझो। इन्फेंट्स बॉर्न विद डिफेक्ट सेकेंडरी टू इंटरयूट्राइन इन्फेक्शंस, ऐसे इन्फेंट जो कि डिफेक्टिव पैदा हुए हैं, क्यों? ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शंस। इंटरयूट्राइन इन्फेक्शन विद रुबेला इज एसोसिएटेड विद क्रोनिक परसिस्टेंट ऑफ द वायरस इन द न्यूबॉर्न। और अगर एक बार बच्चे को पेट में वायरस इन्फेक्शन हो गया तो बच्चा पैदा होने के बाद भी उसके अंदर वायरस कंटेंट होता है और वायरस शेडिंग करता है वो। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वायरस जो है बच्चे के फेरेंजियल सिक्रीशंस, मल्टीपल ऑर्गन और यहाँ तक कि CSF और रेक्टल यूरिन और रेक्टल स्वैब्स अगर हम लेते हैं तो वहाँ CSF तक में भी वायरस मिलता है हमें। वायरल एक्सक्रीशन की बात करें तो 12 से 18 मंथ तक, पैदा होने के 1.5 साल तक बच्चा वायरस सिक्रेट करता है। जो इन्फेंट है वो वायरस शेडिंग करता है अपने बॉडी से, ठीक है। धीरे धीरे ये लेवल कम हो जाता है, बट ये ट्रांसमिशन में बहुत हेल्प करता है, रुबेला के वायरस के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। और रुबेला इन्फेक्शन अगर किसी भी बच्चे में होता है तो वो सेल इनिबिशन करता है, सेल डिवीजन को इनिबिट करता है, ठीक है। जब जहाँ जहाँ भी सेल डिवीजन हो रहा है तो वहाँ पे इनिबिशन करेगा। अब ये बताओ, कोई भी बच्चा है, एम्ब्रियो है, फर्टिलाइजेशन के बाद तो सेल डिवीजन करेगा ही। अगर सेल डिवीजन नहीं करेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं करेगा, तो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ बनेंगी। तो ये हम समझते हैं कि क्या क्या कब और क्या क्या कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हमें देखने को मिलती है। कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम की बोला, सिंड्रोम में क्या है, ये क्लासिकल ट्रायड है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स का, जिसमें हमें मिलती है डेफनेस, कार्डियक मालफॉर्मेशन और कैटरैक्ट। डेफनेस, कार्डियक मालफॉर्मेशन और कैटरैक्ट देखने को मिलती है कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम में। ये ट्रायड है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्या? कार्डियक एबनॉर्मलिटी, डेफनेस एंड कैटरैक्ट। रुबेला इन्फेक्शंस इन वुमेन who became infected just before conception and up to first 8 to 10 weeks of gestation causes blah 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 and blah blah blah, ठीक है। अब ये इसको, ये पूरे ये जो लाइन है उसको हम डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे। कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, अब समझो, मान लो ये फर्टिलाइजेशन डे है, डे X, ठीक है। डे X को कोई भी कंसीव कर रहा है, ठीक है, डे X को फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन के कुछ दिन पहले अगर इन्फेक्शन हो गया, किसी वुमेन को फर्टिलाइजेशन के कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया, या फिर फर्टिलाइजेशन से 6 से 8 वीक, ये जो रेंज है, ये वाली रेंज है, फर्टिलाइजेशन से कुछ दिन पहले या फिर फर्टिलाइजेशन के 8 से 10 वीक तक, ये जो रेंज है, अगर इस रेंज में इन्फेक्शन होता है तो 90% श्योर है, 90% केसेस में कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज तुम्हें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर तुम देखोगे कि ऑर्गेनोजेनेसिस कब तक होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ऑर्गन फॉर्मेशन जो होता है एम्ब्रियो या फिटस में, वो 8 वीक्स तक कंप्लीट होता है। तो सेल डिवीजन में बताया था, ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। तो 8 वीक्स से पहले अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो 8 वीक्स से पहले अगर इन्फेक्शन हो रहा है, 8 से 10 वीक्स से पहले इन्फेक्शन अगर हो पा रहा है, तो क्या होगा, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी।
तो इसलिए 90% चांस है कि कॉन्जेनाइटल एनोमली हो जाए। तो क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान देना है कि कितने वीक पे क्या हो रहा है। अब बात करते हैं 16 वीक और 20 वीक का क्या सिग्निफिकेंस है। बुक बोलती है कि 16 वीक के बाद, अगर 16 वीक के बाद इन्फेक्शन होता है तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज रेयर है, इतनी जनरली देखने को नहीं मिलती। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज तो रेयर है, बट 16 वीक के बाद और 20 वीक से पहले अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इस रेंज में इन्फेक्शन अगर हो रहा है, तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज तो नहीं मिलेंगी, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज तो रेयर हैं, बट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जरूर मिलेगा। ठीक है, हियरिंग लॉस आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अगर 20 वीक्स के बाद इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको माइनर से चीज़ें डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ऑप्थेल्मिक में क्या मिलेगा, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, पिगमेंट्री रेटिनोपैथी, ये सब देखने को मिलता है। ऑडिटरी में मैंने बताया था सेंसरी न्यूरल डेफनेस देखने को मिलता है। अप टू आफ्टर 16 वीक्स अप टू 20 वीक्स के बीच में अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस देखने को मिलेगा, बट कॉन्जेनाइटल एनोमलीज देखने को यूजुअली नहीं मिलेंगी। कार्डियक में यही सारी की स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टर आर्टेरियोसिस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, जिस भी इन्फेंट ने ये सर्वाइव कर गया, जो भी इन्फेंट सर्वाइव कर गया ये न्यूनेटल पीरियड आफ्टर हैविंग अ सीरियस डेवलपमेंटल इन्फेक्शन होने के बाद, अगर ये इन्फेक्शन किसी भी इन्फेंट को हो रहा है और वो सर्वाइव कर गया तो उसको सीरियस डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होंगी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज सच एज ऑटिज्म, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, डेवलपमेंटल डिले, मतलब वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रो नहीं करेगा, इंटेलेक्चुअल नहीं होगा उतना। और मैंने बताया था वायरल शेडिंग जो है कम से कम अप टू 1 साल तक होती है। वैसे तो 12 to 18 मंथ, मतलब 1.5 साल तक बच्चा जो पैदा हुआ है इन्फेक्शन से, रूबेला इन्फेक्टेड बच्चा जो है वो 1.5 साल तक वायरस जो है शेडिंग करेगा, जिससे वायरस ट्रांसमिशन में हेल्प होती है। ठीक है, ये था कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ये था पूरा का पूरा रूबेला के बारे में सब कुछ, जो भी मैंने सब कुछ बताया एकदम इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं कॉम्बाइंड मीजल्स एंड रूबेला स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, थ्योरी में भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल मीजल्स एंड रूबेला स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क क्या है, 2021 से लेकर 2030 तक क्या है ये। तो कुछ लोगों ने, जो लोग हमेशा होते हैं ऊपर बैठने वाले लोग, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें मीजल्स और रूबेला जो है दोनों को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, उसके लिए हम प्लानिंग बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जो कि सब लोग को फॉलो करनी है। ठीक है, मीजल्स एंड रूबेला स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क, MRSF। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें एम क्या है, इनका एम क्या है, ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया ये क्या है, ये केवल एक क्या प्रोवाइड करेगा, हाई लेवल फ्रेमवर्क है। ये कुछ लोगों ने हाई लेवल ऑफ फ्रेमवर्क बनाया कि आपको ऐसे 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 ये काम करने हैं, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तो हम मीजल्स और रूबेला को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब जो ये फ्रेमवर्क बना है उसको फॉलो कौन करेगा, उसको फॉलो करेगा रीजनल नेशनल, जगह जगह पे जो एक एक रीजन है और किसी भी नेशनल, जैसे अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, उन सारे के लोगों को ये फ्रेमवर्क फॉलो करना ही होगा। ठीक है, ताकि वो जो है अच्छे से ऑपरेशन प्लान कर सकें और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इम्यूनाइजेशन एजेंडा, मतलब इम्यूनाइजेशन एजेंडा में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है, इनविजन, इसका इनविजन क्या है, इसका इनविजन ये है कि अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम मीजल्स एंड रूबेला, ऐसी दुनिया जो कि मीजल्स और रूबेला से फ्री हो। और गोल क्या है, अल्टीमेट, इसका मतलब अल्टीमेट हमें अचीव क्या करना है, वर्ल्ड फ्री फ्रॉम मीजल्स एंड रूबेला। बट शॉर्ट टर्म गोल क्या है, 21 मतलब 2030 तक हमें क्या करना है, अचीव एंड सस्टेन रीजनल मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन गोल्स। जगह जगह पे जो भी एलिमिनेशन गोल्स हम एज्यूम कर रहे हैं, फिर हम एक टारगेट बना के, गोल बना के चल रहे हैं, उसको हमें अचीव करना है। ठीक है, अब वो स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं जिससे हम ये मीजल्स और रूबेला को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैंने थ्रू द बुक, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बुक की लाइन्स यहाँ पे डाली हैं। बट हम इतना लाइन टू लाइन तुम पढ़ लेना, तुम बाद में याद कर लेना, बस मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें जो याद रहेगा वो याद रखना। तुम्हें क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। क्या इनकॉर्पोरेट करना है, ऑल द मीजल्स एंड रूबेला एक्टिविटीज़, जो भी मीजल्स और रूबेला की अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रही है उनको इनकॉर्पोरेट करना है, दोनों को एक साथ रन करना है। पहला ये हो गया पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मीजल्स एंड रूबेला एक्टिविटीज़। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इंप्रूव कम्युनिटी डिमांड, कम्युनिटी को समझाना है, कम्युनिटी को एजुकेट करना है और इंप्रूव करना है कम्युनिटी का डिमांड फॉर अपटेक ऑफ मीजल्स एंड रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन। मतलब पब्लिक को जागरूक करना है कि आप वैक्सीन लो, मीजल्स और रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन आप लो। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या करनी है, गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो भी टारगेट अप्रोचेस यूज़ करने हैं अंडर सर्व पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन से कटी हुई है या फिर फॉरेस्ट में रह रही है या फिर इतनी आसानी से वहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच रही हैं, ऐसी पॉपुलेशन पे आपको फोकस करना है और टारगेटेड अप्रोच करना है
ताकि जो है आप अंडर सर्व्ड या फिर अनसर्व्ड पॉपुलेशन को रीच कर सकें, ताकि आपका वैक्सीनेशन जो ड्राइव हो सक्सेसफुल हो और मैक्सिमम वैक्सीनेशन आप करा पाएँ। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है कि आपको इंटीग्रेट करना है ये सारे प्रोग्राम्स को विद हेल्थ एंड नॉन हेल्थ एक्टिविटीज़। ठीक है, NGO से हेल्प लेनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर से हेल्प लेना है, सब जगह से हेल्प लेके हेल्थ मतलब हेल्थ और नॉन हेल्थ एक्टिविटीज़ को दोनों को साथ में लेके चलना है। पांचवा पॉइंट क्या है? इंश्योर आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस, मतलब आपको प्रिपरेशन करके रखनी है, वैक्सीनेशन के स्टॉक्स करके रखने हैं, ताकि अगर आउटब्रेक होता है, जो कि यूजुअली कब होता है 2 से 7 साल, मैंने पहली स्लाइड बताया था ना, हर 4 या 7 साल से हर 4 या 7 साल पे होता है, तो वो चीज़ वो आपको प्रिपरेशन रखनी है, आपके पास वैक्सीनेशन का उतना कंटेंट होना चाहिए। इंश्योर कंटिन्यू टाइमली क्वालिटी सप्लाई ऑफ मीजल्स एंड रूबेला कंटिन्यू वैक्सीन। तो प्रिपेयर्डनेस तो आपकी पहली बात वो होनी ही चाहिए। ठीक है, टाइमली डिटेक्शन होना चाहिए, आप सही समय पे डिटेक्ट कर पाएँ और रिस्पॉन्स कर पाएँ, वो तो होनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए वैक्सीन की। ठीक है, सातवां और लास्ट पॉइंट क्या है कि आपको रिसर्च और इनोवेशन में भी पैसे डालने हैं। रिसर्च और इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का। अगर कोई भी चीज़ में आप रिसर्च और इनोवेशन नहीं करोगे तो आप हमेशा पॉइंट 0 पे रहोगे, कभी भी ग्रो नहीं करोगे। तो रिसर्च और इनोवेशन करना है टू ओवरकम द बैरियर टू अचीव हाई मीजल्स एंड रूबेला पॉपुलेशन इम्यूनिटी एंड टू जनरेट यूज हाई क्वालिटी ऑफ डिसीज एंड प्रोग्राम डाटा। ठीक है, और वैक्सीन अगर आपको अच्छी बनानी है तो उसके लिए भी आपको इनोवेशन में पैसा डालना पड़ेगा। तो मेन पॉइंट यही 7 पॉइंट है जो आपको वाइवा में बताना है या फिर लिखना है। क्या है? मीजल्स एंड रूबेला स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क। सबसे पहले इनकॉपरेट करना है, किसको इनकॉपरेट करना है? मीजल्स एंड रूबेला की अलग अलग प्रोग्राम को एक साथ इनकॉपरेट करना है। दूसरा क्या है? कम्युनिटी डिमांड को बढ़ाना है, कम्युनिटी को समझाना है कि आपको वैक्सीनेशन लगानी है, तो कम्युनिटी की डिमांड अपने आप बढ़ेगी। टारगेटेड अप्रोच करना है ऐसी पॉपुलेशन को जो कि अंडर सर्व्ड है या फिर वहाँ पे सर्विसेज नहीं पहुँच रही है। चौथा पॉइंट क्या है? इंटीग्रेट करना है हेल्थ और नॉन हेल्थ सेक्टर को। पाँचवा पॉइंट क्या है? इंश्योर आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस। छठवां पॉइंट क्या है? इंश्योर कंटिन्यूड टाइमली एंड क्वालिटी सप्लाई ऑफ मीजल्स वैक्सीन। क्वालिटी सप्लाई, अच्छी वैक्सीन की सप्लाई कंटिन्यूसली वैक्सीन ड्राइव्स के थ्रू देनी है। सातवां और आखिरी पॉइंट है रिसर्च एंड इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करना। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम जब करेंगे तब हम जाके अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम मीजल्स एंड रूबेला का ड्रीम जो है वो अचीव कर पाएंगे। और 2021 से लेकर 2030 का जो हमारा मिशन है सस्टेन एंड अचीव एंड सस्टेन रीजनल मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन गोल्स, ये हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो अभी तक ये था, रूबेला में ये था, केवल इतनी चीज़ें याद रखनी है बस, बाकी कुछ नहीं। ये नोट हम पिछले वीडियो में देखा था, इस वीडियो में देखेंगे। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो मीजल्स में केवल केस होता है और मम्स एंड रूबेला में केस प्लस सब क्लिनिकल केस होता है। ऐसे डिसीजेज जिसमें हम सब क्लिनिकल केसेस देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं आइसबर्ग फिनोमिना, ये मैं बता चुका हूँ। कुछ मतलब ऐसे डिसीजेस विच डू नॉट शो आइसबर्ग फिनोमिना आर MTR, मीजल्स, टिटनेस एंड रेबीज। ये हम डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इस वीडियो में हम कर रहे हैं। So that's all for this video, and videos are a bit long, I know, but if you really want to learn community medicine and you really want to invest your good time, so please keep watching these videos, and you can watch it on 1.5x and 1.8x, but I'm not going to short the video length because it will compromise with the quality of the videos and content quality also. So thank you for watching this video, and I hope you are loving this series. And in the next topic of discussion is mumps. See you in the next one. Thank you for watching.